सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 13 रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी सीरीज़। तो बहुत सारे बच्चों ने मेंशन किया कि अब हमारे कितने लेक्चर्स यहाँ पे रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाले लेक्चर के बाद ऑलमोस्ट हमारा मोस्ट ऑफ द 99% यहाँ पे कंप्लीट होता है। बट यहाँ पे हमारा बचता है अब क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, मे बी ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स में। एंड अगर लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हुई तो एक ही लेक्चर में वो वाला टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। क्लियर? तो ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन, देन हम देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, देन यहाँ पे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाटर पोल्यूशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि बीओडी क्या होता है, डीओ क्या होता है। तो यहाँ पे अच्छे से समझेंगे ये वाले लेक्चर में। एंड जो बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ऐप, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। एंड दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाटर पोल्यूशन होता क्या है? जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ होती हैं हमारे पास, लेक हो गए, रिवर हो गए, या फिर एक्वीफर हो गए, या फिर कुछ और सोर्स। क्लियर? तो अगर हम इनकी क्या करें, कंटेमिनेशन, यानी कि इनमें क्या करें हम मिलावट। अब किन की मिलावट करें? डिफरेंट वेस्ट की मिलावट। क्लियर? लाइक प्लास्टिक हो गए, बोटल्स हो गए, या फिर यहाँ पे सीवेज हो गया फ्रॉम इंडस्ट्री या फिर होम्स। तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो वो जो वाटर है ना, वो हो जाता है कंटेमिनेट, एंड वहाँ पे फिर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अराइज होते हैं। तो देखिए, या फिर हम बोलेंगे जो वाटर होता है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो वाटर की होती हैं, अगर इनमें चेंज देखा जाए तो ये क्या करती है? ये ह्यूमन लाइफ को बैडली इम्पैक्ट करती हैं। तो ये भी कहलाता है वाटर पोल्यूशन। अब सोर्स क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के? तो जो सोर्स होते हैं दे आर मेनली इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, यानी कि इंडस्ट्रीज से वेस्ट वगैरह, या फिर डोमेस्टिक वेस्ट। क्लियर? या फिर पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, या फिर डिटर्जेंट्स, या फिर फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? हमारे खेत खेत वगैरह में। क्लियर? तो ये होते हैं डिफरेंट सोर्स। अब यहाँ पे है डायरेक्ट सोर्स एंड इनडायरेक्ट सोर्स। जो डायरेक्ट सोर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? फैक्ट्रीज से आते हैं, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट से आते हैं, या फिर डिफरेंट रिफाइनरीज से आते हैं। क्लियर? तो इन चीज़ों को हम कहाँ पे डंप करते हैं? वाटर में। तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है? वहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इंडस्ट्रियल सोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनडायरेक्ट, यहाँ पे इंडस्ट्रियल नहीं है, सॉरी, यहाँ पे है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट सोर्स। क्लियर? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट सोर्स की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट सोर्स जो होते हैं वो नेचुरली इंटर करते हैं कहाँ पे? हमारे इन्वायरमेंट में। लाइक आप देख सकते हो एसिड रेन। क्लियर? तो एसिड रेन में क्या होता है? जब जो पीएच होता है नॉर्मल रेन का वो चेंज होता है तो उसके कारण क्या होती है? तो उसके कारण वहाँ पे एसिड रेन बनती है। फिर वही एसिड रेन जब फॉल करती है कहाँ पे? नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, तो वहाँ पे भी क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट सोर्स यहाँ पे, एंड ये हो गए यहाँ पे डायरेक्ट सोर्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अभी हमने बोला जो वाटर की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इनको मेजर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, या फिर इनको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इनमें चेंज आए तो वाटर में क्या क्रिएट होता है? वाटर में वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे समझते हैं। एंड देखिए, फिजिकल की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो कि वाटर की होती हैं, इनका खाली आपको नाम याद रखना है। टर्बिडिटी, पहली है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है? मडी अपियरेंस। ये है कोई यहाँ पे लेक वगैरह। क्लियर? अब अगर ये वाले लेक में यहाँ पे गंदगी आए, यहाँ पे डिफरेंट सॉलिड्स आए, यहाँ पे स्टोन्स आए, यहाँ पे ग्रिट वगैरह आए, तो यहाँ पे क्या होगी? मडी अपीयरेंस होगी। तो ये कहलाता है टर्बिडिटी। एंड अनदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, देन टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर हो गया, सस्पेंडेड सॉलिड। दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए खाली कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे केमिकल पैरामीटर्स की, तो केमिकल पैरामीटर में पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर या फिर पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ पीएच। जो पीएच होता है नेचुरल वाटर का जो हम ड्रिंक करते हैं, उसमें होना चाहिए 6.5 टू 8.5। क्लियर? 6.5 टू 8.5 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। क्लियर? बट कभी कभार ये मेंशन किया जाएगा 6.5 टू 9 भी। क्लियर? 6.5 टू 9 भी, बट ये रेंज आप याद रखिए। अब देखिए, अब अगर पीएच की बात हो रही है तो हम यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करेंगे।
एक होता है फिनोप्थिलीन, दूसरा होता है मीथाइल ऑरेंज। क्लियर, ये है मीथाइल ऑरेंज। यहाँ पे अगर हम फिनोप्थिलीन की बात करें, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो फिनोप्थिलीन होता है दैट इज अ बेसिक इंडिकेटर एंड मीथाइल ऑरेंज जो होता है इट इज़ एन एसिडिक इंडिकेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया। तो पीएच हो गया 6.5 टू 8.5। नाउ बात करेंगे हम एसिडिटी की, जो कि केमिकल पैरामीटर है। एसिडिटी जो वाटर में इंट्रोड्यूस होती है वो किस कारण होती है, वो होती है CO2 के कारण। तो ये है वाटर। यहाँ पे जब वाटर में यहाँ पे CO2 का कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे क्या क्रिएट होती है वाटर में, वहाँ पे वाटर में क्रिएट होती है एसिडिटी। एंड एसिडिटी के कारण क्या होता है, एसिडिटी के कारण जो डिफरेंट पाइप्स हैं ना जो कि वाटर को कैरी करती है, क्लियर, तो उनमें क्या होता है, कोरोजन होता है, फिर इनकी क्या होती है, बर्स्टिंग होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अल्कलिनिटी। तो अल्कलिनिटी का खाली आपको यहाँ पे नाम याद रखना है कि किस कैटेगरी में आती है। तो इट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी। देन हार्डनेस, जो हार्डनेस होती है वाटर में दैट इज मेनली ड्यू टू यहाँ पे आयन्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव भी होता है। बट जो मेजर हार्डनेस देखी जाती है वाटर में तो वो किसके कारण होती है, कैल्शियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम पॉजिटिव के कारण। अब अगर हार्डनेस होगी हमारे वाटर में, हार्डनेस के कारण होता क्या है, जो सोप कंजप्शन है ना, जो हम सोप यूज़ करते हैं या फिर डिटर्जेंट यूज़ करते हैं किस लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए, तो इसका जो कंजप्शन है ना वो ज़्यादा होगा। क्लियर, ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 यहाँ पे क्लोथ्स हैं जो आपको धोने हैं, अब अगर आपको 10 क्लोथ्स के लिए यहाँ पे एक सोप यूज़ हो रही है, अगर वाटर हार्ड होगा तो इन्हीं 10 के लिए आपको यहाँ पे 3 सोप्स रिक्वायर होंगी। क्लियर, यानी कि जो सोप एक्शन है ना या डिटर्जेंट एक्शन वो ज़्यादा नहीं होगा किसमें, जब हार्डनेस होती है वाटर में। आई होप आपको हार्डनेस भी समझ में आई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोराइड्स। अब जो क्लोराइड्स होते हैं ना ये मेनली किन के कारण देखे जाते हैं वाटर में, ये होते हैं NaCl। क्लियर, अब डिफरेंट सोर्स होते हैं क्लोराइड के जो कि वाटर में देखे जाते हैं, दैट इज इंडस्ट्रीज। क्लियर, तो इंडस्ट्रीज जो होता है दैट इज अ मेन सोर्स किसका, क्लोराइड्स का। क्लियर, तो नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोराइड्स की। जनरली जो फ्लोराइड्स होते हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन जो है दैट इज लेस देन 1 ppm तो ये रहते हैं गुड फॉर टीथ, यानी कि हमारे टीथ जो होते हैं ना इनके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। कब, जब इनकी कंसंट्रेशन लेस देन 1 ppm होती है। देखिए टूथ इनेमल की मैं यहाँ पे बात करूँगा, जो टूथ इनेमल होती है इट्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। याद रखिएगा, काफ़ी बार डिफरेंट पेपर्स में पूछा जा चुका है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, तो दैट इज टूथ इनेमल। देखिए फ्लोराइड की मैं बात कर रहा था, अगर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए ग्रेटर देन 1.5 ppm या फिर 3 ppm या फिर 6 ppm तो इस कारण क्या होता है, मॉटलिंग ऑफ टीथ। मॉटलिंग मीनिंग यहाँ पे डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। आप देखते हो कि कोई बंदा होता है जो कंटिन्यूसली ब्रश करता है, क्या करता है, कंटिन्यूसली ब्रश, बट उसके जो दांत होते हैं वो शिटल येलो होते हैं या फिर पीले होते हैं। उसमें ब्रश का कोई कसूर नहीं होता है, उसमें पानी का कसूर होता है। अगर वाटर में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ब्रश करने के बाद भी आपके जो दांत हैं ना वो पीले दिखेंगे। देन यहाँ पे अगर एक्सेस फ्लोराइड्स होंगे तो इसके कारण क्या होगी, फ्लोरिसिस। काफ़ी पेपर्स में पूछा जा चुका है, जॉब ओरिएंटेड हो या फिर डिफरेंट एंट्रेंस पेपर्स हो, उनमें पूछा जा चुका है कि फ्लोरिसिस किसके कारण होती है एंड ये किसको इफेक्ट करती है। तो जो फ्लोरिसिस है ना ये इफेक्ट करती है टीथ को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लोराइड्स के कारण क्या होती है, फ्रेजाइल बोन्स। फ्रेजाइल बोन्स या फिर इसको हम बोलते हैं ओस्टोपोरियोस, यानी कि यहाँ पे जो बोन्स होती हैं ना उनमें क्या होती है, क्रिपलिंग वगैरह होती है। नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेंट की। तो जो नाइट्रोजन होता है ये आपको यहाँ पे जनरली 4 टाइप का मिलेगा, फ्री अमोनिया नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक अमोनिया नाइट्रोजन, नाइट्राइड्स, देन नाइट्रेट्स। क्लियर, नाइट्राइड्स क्या होते हैं, NO2 नेगेटिव, एंड जो नाइट्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, NO3 2 नेगेटिव। क्लियर, अब जो नाइट्राइट्स होते हैं ना अगर ये वाटर में हैं, यानी कि अगर इनकी कंसंट्रेशन 1 ppm भी होगी ना तो ये खतरनाक होते हैं, जानलेवा होते हैं। इसलिए जो नाइट्राइट्स होते हैं ना इनकी कंसंट्रेशन वाटर में 0 होनी चाहिए। क्लियर, नाइट्रेट्स की अगर हम बात करें तो नाइट्रेट्स के कारण एक डिजीज़ होती है, इसको क्या हम बोलते हैं, बिल्लू बैबी डिजीज़ या फिर मिथेमोग्लोबिमीनिया। क्लियर, मिथेमोग्लोबिमीनिया। तो ये किन में देखी जाती है, तो ये आपको बच्चों में देखी जाती है। क्लियर, क्योंकि इसका नाम भी है बिल्लू बेबी डिजीज़ या मिथेमोग्लोबिमीनिया। तो यहाँ पे क्या होती है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये पेलिंग होती है कि इसकी जो बच्चा होता है उसकी जो स्किन होती है वहाँ पे आपको पेल कलर दिखता है।
नेक्स्ट अगर जो नाइट्राइट्स है ना ये एक्सेस हैं वाटर में, तो इसके कारण एक फिनोमिना होती है वाटर में, दैट इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन, जो हम आगे जाकर इसी लेक्चर में देखेंगे कि यूट्रॉफिकेशन क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूट्रॉफिकेशन डिफरेंट पेपर्स में पूछा जाता है। तो ये रहे यहाँ पे क्या, केमिकल पैरामीटर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसॉल्व्ड गैस, तो ये भी आएंगे इसी में। अगर हम डिसॉल्व्ड गैस की बात करें, पहला है यहाँ पे CH4, क्लियर, यानी कि मीथेन। तो अगर मीथेन वाटर में है तो मीथेन के कारण क्या होती है, एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी। H2S अगर वाटर में है तो इसके कारण क्या होती है, रॉटन एग या फिर पंजेंट स्मेल। CO2 के कारण एसिडिटी, अभी हमने देखा, या फिर हम बोलेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन वाटर। NH3 जो होता है ना, जो फिशेस होती हैं वाटर में, वो NH3 को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती हैं क्योंकि उनकी डेथ होती है। अगर हम टॉक्सिक मेटल्स की बात करें जिनके कारण पोल्यूशन होता है वाटर में, तो इसमें आएगा यहाँ पे लेड आएगा, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कैडमियम, बेरियम एंड सिल्वर यहाँ पे, क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैडमियम की बात करें तो कैडमियम के कारण क्या होती है, कैडमियम के कारण किडनी डिजीज होती है। सोडियम के, एंड जो सोडियम होता है ये काफ़ी टॉक्सिक रहता है किन में, किन के लिए ये रहता है, प्लांट्स के लिए, या फिर हार्ट एंड किडनी पेशेंट जो होते हैं ना, उनमें भी सोडियम क्या रहता है, उनमें भी सोडियम खतरनाक रहता है। तो सोडियम की कंसिडरेशन भी जितनी स्पेसिफाई की जाए तो उतनी ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कॉपर की। जो कॉपर है ना ये किसको इफेक्ट करता है, ये जो ह्यूमन लंग्स है ना उनको मेनली इफेक्ट करता है, कौन, कॉपर यहाँ पे। एंड देन अगर हम बात करेंगे आयोडीन की, तो आयोडीन हर एक को पता होगा कि आयोडीन में क्या होता है, आयोडीन किसके कारण होता है, आयोडीन मेनली आयोडीन के कारण क्या होता है, गोइटर होता है। लेड के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है, या फिर नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेड इफेक्ट करता है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल एंड केमिकल को हमने देखा, जितने भी पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं उतने ही आपके लिए सफिशेंट रहेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, देखिए, जनरली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं कहाँ पे, वाटर में। वाटर में क्या होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो मैंने यहाँ पे बिल्लू से बनाए। तो इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के कारण डिजीज क्रिएट होती हैं। अब होता क्या है, अब वाटर में कुछ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो मैंने यहाँ पे रेड से बनाए। तो हम क्या करते हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ना, जो मैंने यहाँ बिल्लू से डिनोट किए, तो इनको काउंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना इनको फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, जो कि टेस्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो इनको फाइंड आउट करते हैं हम, फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया कितने हैं एंड कौन से हैं। तो जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है तो उसको हम बोलते हैं कोलीफॉर्म। ये होता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इट इज़ बेसिलस, बेसिलस मीनिंग इसकी जो शेप होती है दैट इज रॉड लाइक, एंड ये क्या लीव करता है, ये लीव करता है रेड स्टेन, यानी कि ये होता है ग्राम नेगेटिव, क्लियर। तो कोलीफॉर्म में एक और ग्रुप होता है, कोलीफॉर्म के डिफरेंट टाइप होते हैं, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज फेशियल कोलीफॉर्म या फिर इकोलाई, क्लियर। ये जो इकोलाई है ना ये कहाँ पे रहती है, ये रहती है जनरली जो ह्यूमन्स होते हैं ना या फिर एनिमल्स होते हैं ना उनके इंटेस्टाइन में रहती है, जनरली कहाँ पे, ह्यूमन में, क्लियर। एंड फिर यही जब फीसिस से कहाँ पे जाती है, कहाँ पे, वाटर में जाती है, तो ये बनती है एक इंडिकेटर किसका, वाटर पोल्यूशन का। तो ये चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। पहला, डिजीज क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूट्रॉफिकेशन, जो हम आगे देखेंगे यूट्रॉफिकेशन क्या होती है। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम होगा, क्योंकि अगर ये है यहाँ पे कोई लेक वगैरह तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिशेस यहाँ पे होंगे। तो अगर यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट होगा तो इनकी क्या होगी, डिस्ट्रक्शन होगी, यानी कि इकोसिस्टम यहाँ पे लेक का खराब होगा, या फिर जो फूड चेन यहाँ पे बनेगी वो टोटली यहाँ पे डिस्टर्ब होगी। तो दीज आर इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजीज। तो वाटर पोल्यूशन के कारण डिफरेंट डिजीज क्रिएट होती है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे, फर्स्ट है यहाँ पे बैक्टीरिया के कारण। तो बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज होती है दैट इज कॉलरा, टाइफाइड, टेलुरिमिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर कि आपने जो साइंस वाला पोर्शन है कहाँ पे, बायोलॉजी में, वहाँ पे आपने डिजीज का टॉपिक कवर किया होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, वहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी रहता है, क्लियर। देन वायरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोलियो, हेपेटाइटिस, डायरिया, तो ये किस कारण होती है, वायरस के कारण। देन
प्रोटोजोआ के कारण हम अगर यहाँ पे बात करें तो इसके कारण होती है डिसेंट्री या फिर कोलिटिस। कोलिटिस क्या होती है? कोलिटिस की अगर हम बात करें तो ये होती है स्वेलिंग। किसकी स्वेलिंग? लार्ज इंटेस्टाइन की स्वेलिंग। एंटेरिटिस क्या होती है? एंटेरिटिस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की स्वेलिंग। देन यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स किन के कारण क्रिएट होते हैं? प्रोटोजोआ के कारण, अगर वो वाटर में है। देन हेलिमेंट्स के कारण क्या होते हैं? एलिफेंटाइट्स होते हैं। तो इन चीज़ों का आप अच्छे से इन चीज़ों को आप अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि ये बारंबार पूछी जाती हैं। एंड अगर आपको साइंस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन माई चैनल। वहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा रिगार्डिंग साइंस। यहाँ पे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इंडिया लेवल पे, क्लियर, आपको कंप्लीट साइंस वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रोडक्टिविटी की। जो प्रोडक्टिविटी होती है ये क्या होती है? ये होती है एबिलिटी किसकी? लेक वगैरह की। यानी कि प्रोडक्टिविटी हम कहाँ पे देखते हैं? लेक वगैरह में। तो ये क्या होती है? ये होती है एबिलिटी किसकी? लेक की। ताकि ये क्या सपोर्ट करे यहाँ पे? फूड चेन को। यानी कि जो लेक में फूड चेन है ना, इसको सपोर्ट करे। एंड जो अलगे होते हैं ये होते हैं बेस इस फूड चेन के, क्लियर, जो अलगे होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। अगर अलग अलग ग्रोथ ज़्यादा होगी कहाँ पे? वाटर में। अगर यहाँ पे अलग अलग ग्रोथ, देखिए यहाँ पे अलग अलग ग्रोथ क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो प्रोडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट एट द सेम टाइम जो वाटर क्वालिटी है ना वो डिक्रीज होगी। यानी कि देखिए यहाँ पे काफ़ी कम अलगे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा अलगे, यहाँ पे इससे ज़्यादा। तो देखिए जितना हम नीचे आ रहे हैं ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, बट वाटर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वाटर जो है ना ये पॉल्यूटेड होता जा रहा है यहाँ पे। एंड ऑन दिस बेस हम जो डिफरेंट लेक्स हैं ना उनको यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो पहला लेक है यहाँ पे ओलिगोट्रॉपिक लेक। तो देखिए ओलिगोट्रॉपिक लेक ये क्या होता है? जहाँ पे आपको क्लियर वाटर मिले, क्लियर। तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग ग्रोथ है ना वो काफ़ी कम होगी। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मीसोट्रॉपिक लेक। तो मीसोट्रॉपिक जो होता है ना ये मीडियम होता है किसके बीच? यूट्रॉपिक एंड ओलिगोट्रॉपिक लेक के बीच। तो ओलिगोट्रॉपिक हमने देखा जहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। अगर प्रोडक्टिविटी कम है, अलग अलग ग्रोथ कम होगी, तो वाटर क्वालिटी बढ़िया होगी यहाँ पे, क्लियर। यूट्रॉपिक लेक की अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अलग अलग ग्रोथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे काफ़ी कम। अगर अलग अलग ग्रोथ ज़्यादा है तो जो सनलाइट है ना, देखिए जो सन है ना ये नीचे यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। क्या? सन यहाँ पे नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर होगा वो धुंधला होगा। एंड यूट्रॉपिक लेक में क्या होती है? जो अलग अलग ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है। एंड ये ग्रोथ किसके कारण होती है? मेनली ये होती है मेनली ड्यू टू न्यूट्रंट्स के कारण। न्यूट्रंट्स कौन? फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ओलिगोट्रॉपिक लेक क्या होता है एंड यूट्रॉपिक लेक क्या होता है। तो आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा ओलिगोट्रॉपिक लेक एंड मीसोट्रॉपिक लेक। तो ओलिगोट्रॉपिक में हमने देखा कि यहाँ पे आपको टोटली क्लियर वाटर मिलेगा। एंड मीसोट्रॉपिक की अगर हम बात करें वो वहाँ पे आपको दिखेंगी मीडियम वाटर कंडीशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूट्रॉपिकेशन की। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टेप्स में यूट्रॉपिकेशन को मेंशन किया है, अच्छे से समझिए, एक एक स्टेप को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। यूट्रॉपिकेशन होती क्या है? यूट्रॉपिकेशन होती है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। कोई बंदा होता है आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, तो उसकी क्या होती है? धीरे धीरे उसकी एजिंग होती है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये है लेक, ये है इनिशियल कंडीशन में लेक, ये है यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में लेक। एंड ये देखिए ये है यहाँ पे फाइनल कंडीशन में लेक आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। लेट मैं मानूंगा आफ्टर 20 ईयर्स ये आपको लेक दिख रहा है। तो देखिए नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, पहले लेक ऐसा था, बिल्कुल प्योर था, बट जब एजिंग हुई उसकी, एजिंग मीनिंग यहाँ पे इसमें क्या क्रिएट होता है? इसमें पोल्यूशन क्रिएट होता है। अब यूट्रॉपिकेशन किसके कारण होती है? ये होती है ड्यू टू एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रंट्स लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। देखिए लेट ये है कोई लेक यहाँ पे हमारा, एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हमारा खेत कोई वगैरह, क्लियर। ये है यहाँ पे खेत, यहाँ पे है डिफरेंट प्लांट्स, क्लियर। ये है प्लांट्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम इन प्लांट्स को यहाँ पे मैन्योर देते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है? उसमें पोटाश होता है, नाइट्रोजन होता है। फिर जब बारिश होती है तो ये कहाँ पे जाता है?
यहाँ पे अगर नियर बाई लेक होगा तो ये इसमें जाएगा। कौन? जो न्यूट्रंट्स थे कहाँ पे, किस में? मैन्योर में, लाइक फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये लेक में जाएंगे। धीरे धीरे आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, जो लेक है ना इसकी नॉर्मल कंडीशंस चेंज होंगी। क्या होंगी? चेंज होंगी। यानी कि अगर आपको बिफोर ये ऐसा दिख रहा होगा, फिर आपको ये ऐसे दिखेगा। क्लियर? तो देखिए, अब एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण मेनली यहाँ पे मैंने आपको समझाया, या फिर हम बोलेंगे हाई अलगल ग्रोथ। देखिए, हाई अलगल ग्रोथ हो रही है किसमें? यूट्रॉपिक लेक में। यानी कि अगर अलगल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे क्या होंगी? यूट्रॉपिक कंडीशंस होंगी, लेक में पॉल्यूशन क्रिएट होगा। क्लियर? एंड इसी को हम बोलते हैं अलगल ब्लूम। यानी कि यहाँ पे जो अलगल ग्रोथ है ना काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगी। अलगल ग्रोथ अगर दिखेगी तो इसके कारण क्या होगा? जो सनलाइट है ना, अभी मैंने आपको मेंशन किया, यहाँ पे है सन। क्लियर? तो ये जो सन है ना, ये क्या रहता है? ये रहता है सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में। क्लियर? तो क्योंकि ये जो लेक है यहाँ पे फिशेस हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनको भी सनलाइट चाहिए। क्लियर? तो अगर उनको सनलाइट नहीं मिलेगी उनकी डेथ होगी। क्लियर? तो अगर यहाँ पे अलगल ग्रोथ क्रिएट हुई है तो यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगी, तो सनलाइट क्या होगी? ब्लॉक होगी। ब्लॉकेशन के कारण क्या होगा? यहाँ पे जो डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वाटर में उनकी डेथ होगी, या फिर जो फिशेस वगैरह हैं ना, स्पेशली फिशेस, उनकी डेथ होगी। यहाँ पे डेथ के कारण क्या होगा? यहाँ पे जो डिफरेंट प्लांट्स हैं या फिर फिशेस जिनकी डेथ हुई, या फिर प्लांट्स की डेथ हुई यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिकम्पोशन होगा। डिकम्पोशन के कारण यहाँ पे डिफरेंट गैसेस रिलीज होंगे, लाइक CH4 हो गया, CO2 हो गया, यहाँ पे H2S हो गया, तो वो हार्मफुल रहते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए। क्लियर? या फिर हम बोलेंगे BOD लेवल जो है ना वाटर का, वो इंक्रीज होगा। यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना वाटर की, वो इंक्रीज होगी। आगे जाकर हम समझेंगे BOD क्या होता है। यानी कि अगर वाटर ज़्यादा पॉल्यूटेड है ना, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है वाटर में, तो हम बोलेंगे BOD कंटेंट जो है ना वो ज़्यादा है। यानी कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई करना होगा ताकि उस वाटर को क्लीन बनाना होगा। यानी कि अगर BOD लेवल ज़्यादा है तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, वो कम होगा। यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगी। तो ये होता है यूट्रॉफिकेशन के कारण, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक या फिर एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रंट्स के कारण। फिर जब न्यूट्रंट्स आए तो न्यूट्रंट्स जो होते हैं वो होते हैं फूड किसके लिए? अलगे के लिए। फिर जब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आए तो अलगे के लिए वो फूड होता है, अलगे ग्रोथ करेंगे। फिर होगा क्या? सनलाइट यहाँ पे ब्लॉक होगी, ब्लॉकेशन के कारण प्लांट्स की डेथ होगी, फिशेस की डेथ होगी। फिर यहाँ पे डिकम्पोशन होगी, डिकम्पोशन में यहाँ पे डिफरेंट गैस रिलीज होंगे जो कि डेंजरस रहते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए। फिर हम बोलेंगे जो इन शॉर्ट यहाँ पे BOD लेवल है ना वाटर की, वो इंक्रीज हुई। यानी कि BOD लेवल मीनिंग पोल्यूशन वाटर में ज़्यादा, पोल्यूशन ज़्यादा, तो जो DO कंटेंट है ना, यहाँ पे जो DO कंटेंट है ना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो डिक्रीज होगा। यानी कि नेचुरली जो ऑक्सीजन था वाटर में वो यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा यूट्रॉफिकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर हाइसिंथ। तो ये एक वीड है, एक्वेटिक वीड, जो कि गवर्नमेंट ने लाई थी ताकि हम क्या करें, जो नेचुरल बॉडीज है ना, वाटर बॉडीज, इनको क्लीन करें। बट इसके कारण क्या हुआ है, ये एक प्रॉब्लम बनी है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण भी अब वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसके कारण क्या हो रही है, जो क्लॉगिंग है ना डिफरेंट वाटर बॉडीज की, वहाँ पे क्लॉगिंग हो रही है। एंड इसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ है ना, स्पेशली फिशेस की, वो डिक्रीज हो रही है। एंड जो वाटर हाइसिंथ होता है इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल भी। एंड ये नाम जो है ये है यहाँ पे इसका, ये है बायोलॉजी में इसका नाम। क्लियर? इकोर्निया क्रैसीपाइस, याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे बायो इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं वाटर पोल्यूशन के। यानी कि अगर ये आपको वाटर में दिखेंगे तो हम बोलेंगे वाटर पॉल्यूट हुआ है, लाइक सीवेज वर्मस हो गए, ब्लड वर्मस हो गए, या फिर स्लज वर्मस हो गए। अगर आपको ये वाटर में दिखेंगे तो हम बोलेंगे वाटर है पॉल्यूटेड। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइकेंस। अब जो लाइकेंस होते हैं ना, ये मेनली किसको इंडिकेट करते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो ये इसको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ई कोलाई। क्लियर? एस्टेरिया कोलाई की अगर हम बात करें तो ये जो ई कोलाई होता है ना, ये मेनली कहाँ पे होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर? एंड अगर ये आपको वाटर में दिखेगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा फेशियल कंटेमिनेशन। यानी कि जो फिशेस वगैरह है ना, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ह्यूमंस के, एनिमल्स के, तो ये इसको इंडिकेट करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, पोल्यूशन होगा। तो आई होप आपको जो वाटर पोल्यूशन है ना ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट की। क्लियर? अब देखिए सीवेज,
सीवेज होता क्या है? सीवेज होता है एक टाइप का वेस्ट वाटर। क्लियर? अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं, बार बार मैंने सीवेज का जिक्र किया है। तो जो सीवेज होता है ये होता है एक टाइप का वेस्ट वाटर, जो कि कहाँ पे निकलता है? हमारे घर वगैरह। देखिए ये है हमारी लोकेलिटी या फिर हमारे घर। तो ये जो घर है ना, ये मेरा घर है, ये आपका है, ये आपके फ्रेंड का है। देखिए यहाँ पे जो भी बाथरूम से वेस्ट निकल रहा है, देखिए यहाँ से वेस्ट आ रहा है, इनके घर से वेस्ट आ रहा है, फिर इनके घर से वेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ये कॉमनली फिर एक पाइप में जाता है, एक ड्रेनेज पाइप में जाता है, एंड इसकी फिर ट्रीटमेंट की जाती है। अगर आपने देखा होगा हर एक शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। एंड ये जो वेस्ट निकलते हैं फ्रॉम आवर बाथरूम, यानी कि ट्रंच वगैरह से जो वेस्ट निकलते हैं, इनकी ट्रीटमेंट की जाती है। इनको ऐसे ही खुले नहीं छोड़ा जाता है। क्लियर? इनकी ट्रीटमेंट की जाती है, स्पेशली कहाँ पे? सिटीज़ की अगर हम बात करें। क्लियर? तो वहाँ पे एक कॉमन ड्रेनेज सिस्टम होता है, फिर इसमें जाता है, फिर वहाँ से उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है। एंड ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है ना, ये आपको जनरली कहाँ पे मिलेगा? ये आपको सिविल इंजीनियरिंग में मिलेगी। ऑलमोस्ट 5 या 6 मंथ्स का कोर्स होता है। बट यहाँ पे आपको मैं ब्रीफली 3 या 4 पेजेस में समझाऊंगा, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, स्टाफ सिलेक्शन, आरआरबी, जेकेपीएससी, नीट वगैरह में, तो यहाँ पे हम कराएंगे आपको। क्लियर? तो देखिए सीवेज क्या होता है? फिर वेस्ट वाटर। क्लियर? अब इसमें क्या होते हैं? अनवांटेड मटेरियल, जो कि हार्मफुल रहते हैं किसके लिए? हमारे इन्वायरमेंट में। अगर इनको हम करेंगे डिस्पोज या लेफ्ट करेंगे विदाउट ट्रीटिंग, यानी कि जो वेस्ट निकल रहा है हमारे बाथरूम वगैरह से। क्लियर? यह बाथरूम, यहाँ पे ट्रंच वगैरह, तो यहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है, अगर इसको हम ऐसे ही छोड़े तो इसके कारण क्या होगा? डिफरेंट डिजीज क्रिएट होंगी या फिर ये प्रॉब्लमेटिक बनेगा। तो इनको ट्रीट करना होता है। क्या करना होता है? ट्रीट। एंड ये कहाँ पे हम करते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। अब जो सीवेज होती है ना, इसमें क्या होती है? इम्प्योरिटी या फिर पोल्यूटेंट्स, जिनके फॉर्म है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम वेस्ट वाटर की बात करें या फिर सीवेज की बात करें, तो उसमें होता है 99% लिक्विड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, याद रखिएगा। उसमें होता है 99% लिक्विड। एंड जो सॉलिड्स होते हैं ना, वो खाली होते हैं 0.1%। यानी कि सीवेज में आपको सॉलिड्स खाली 0.1% मिलते हैं। बट जो भी पोल्यूशन क्रिएट होता है वो इन 0.1% सॉलिड्स के कारण वाटर में क्रिएट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि जो सीवेज निकलती है हमारे घर से, इंडस्ट्री से, उसमें 99% लिक्विड होता है एंड 0.1% सॉलिड होते हैं। अब ये जो 0.1% सॉलिड होते हैं, ये यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं। इनको हम देखेंगे एक एक करके। पहला टाइप यहाँ पे सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक सॉलिड। सस्पेंडेड मीनिंग यहाँ पे जो वाटर में सस्पेंडेड रहेंगे। तो लेट मी पॉज हियर, क्योंकि यहाँ पे अजान हो रही है। तो देखिए पहला टाइप सॉलिड्स का यहाँ पे सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक सॉइल। पहले देखिए सॉलिड, यहाँ पे देखिए सस्पेंडेड, सस्पेंडेड, डिसॉल्वर्ड, डिसॉल्वर्ड, देन इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो समझिए यहाँ पे पूरा, यहाँ पे समझिए, तब जाके आपको अच्छे से जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना वो समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये है वाटर। वाटर में लेट, ये जो रेड से मैं बना रहा हूँ, ये होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड। क्लियर? यानी कि जो कि वाटर में तैरते हैं। क्लियर? जो कि वाटर में क्या रहते हैं? सस्पेंडेड फॉर्म में। देन होते हैं डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व्ड मतलब वो जो कि वाटर के साथ मिलते हैं। क्लियर? यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं। क्लियर? लाइक देखिए यहाँ पे डिसॉल्व्ड की अगर हम बात करें, सॉल्ट्स वगैरह होती हैं, वो क्या होती हैं? डिसॉल्व्ड होती है। देखिए सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक सॉलिड, इसमें आपको ग्रिट मिलेगा, इसमें आपको सैंड, सिल्ट, क्ले, आयरन पीसेस, गिलास पीस, ये आपको मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक सॉलिड, यानी कि जो कि वाटर में आपको दिखेंगे तैरते तैरते। क्लियर? देन सस्पेंडेड ऑर्गेनिक। देखिए ऑर्गेनिक में आपको मिलेगा वुड यहाँ पे, देन पोटैटो पीस, ये भी क्या है? सस्पेंडेड, बट दीज आर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। क्लियर? एंड जो ऑर्गेनिक होते हैं उनमें आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा, इसीलिए। देन डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक। डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक में आएंगे यहाँ पे डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स लाइक क्लोराइड्स आएंगे, नाइट्रेट आएंगे, फॉस्फेट, जो कि वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे। देन डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड भी आपको दिखेंगे, लाइक शुगर हो गया, फिनॉल हो गया। तो ये जो डिसॉल्व्ड चीज़ें हैं ना, ये वाटर में मिल जाती हैं। एंड जनरली जो डिसॉल्व्ड सॉलिड होते हैं ना, इनकी
इनका रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि इनको रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इनके लिए काफ़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो डिज़ोल्वड ऑर्गेनिक होते हैं, स्पेशली डिज़ोल्वड ऑर्गेनिक, उनके लिए हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, आगे जाकर हम समझेंगे। एंड जनरली जो ऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं ओवरऑल, चाहे फिर वो सस्पेंडेड हो या फिर डिसॉल्व्ड हो, वो हार्मफुल रहते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं। एंड जो बीओडी होता है वाटर का या फिर वेस्ट वाटर का, तो वो मेनली रहता है किनके कारण, ऑर्गेनिक सॉलिड्स के कारण या फिर ऑर्गेनिक मैटर के कारण, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीजन डिमांड होती है ना ऑर्गेनिक सॉलिड्स की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन डिमांड मीनिंग यहाँ पे इनको ऑक्सीजन चाहिए ताकि ये क्या बने, ये स्टेबल बने। नेक्स्ट है यहाँ पे सोर्स ऑफ सीवेज। अब आपको दो सोर्स मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा डोमेस्टिक सीवेज, क्लियर, यानी कि जो हमारे घर से सीवेज निकलती है, लाइक गार्बेज हो गया या फिर डिस्कार्डेड वेस्ट मटेरियल जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, फूड हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, फैब्रिक हो गया, तो ये भी किस में जाता है, ये भी ड्रेन में जाता है, क्लियर, या फिर डिफरेंट पाइप्स में जाता है, क्लियर। देन अगर हम इंडस्ट्रियल सीवेज की बात करें, तो इंडस्ट्रियल सीवेज जो कि इंडस्ट्री से निकलेगा, फैक्ट्री से निकलेगा, तो यहाँ पे आपको मेनली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको मेनली दोनों मिलेंगे, बट मेनली आपको ज़्यादा यहाँ पे कहाँ पे, डोमेस्टिक सीवेज में आपको बायोडिग्रेडेबल मिलेंगे। लाइक यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलेगा, बोटल्स मिलेंगे, क्लियर, कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सीवेज में। एंड यहीं पे आपको डिफरेंट केमिकल्स, फर्टिलाइजर, फिनॉल, ऑयल, ये भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, इंडस्ट्रियल सीवेज में। नेक्स्ट है यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब यहाँ पे समझिए, अभी आपको मैंने मेंशन किया, देखिए ये हमारा घर है, तो हमारे घर की जो बाथरूम की पाइप है ना वेस्ट की, यानी कि कमोड वाली, तो वो कनेक्टेड रहती है यहाँ पे। फिर एक और घर होगा, यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, एक और घर का यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, एक और घर का यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, यहाँ पे एक और घर का यहाँ पे। फिर इनके लिए एक कॉमन पाइप होती है, क्लियर, यानी कि एक कॉमन ड्रेन होती है जो इनको कैरी करती है। जनरली सिटीज़ में होता है, गाँवों में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सेपरेट ट्रंच हर एक घर में दिखेगा, क्लियर। तो देखिए फिर यहाँ पे ये जो सीवेज है ना, अभी हमने मेंशन किया कि सीवेज में क्या क्या होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड, डिसॉल्व्ड सॉलिड, काफ़ी चीज़ें होती हैं, क्लियर। एंड ये जो पाइप्स होती हैं ना, ये काफ़ी लॉन्ग होती हैं, ये पेन स्टॉक्स होती हैं, क्लियर, काफ़ी बड़ी बड़ी पाइपें होती है, क्लियर। फिर ये कहाँ पे जाती हैं, फिर ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इंटर करती हैं। कौन, सीवेज यहाँ पे। अब देखिए, अब जब इस सीवेज ने किधर इंटर किया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो यहाँ पे पहले क्या लगाया जाता है, जो पहला ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है, तो दैट इज स्क्रीनिंग। अब यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई होती है। स्क्रीन क्यों लगी हुई होती है, देखिए स्क्रीनिंग में मेन होता है, अच्छे से यहाँ पे समझिए, स्क्रीनिंग में जो भी लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल आते हैं, लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल, लेट कोई मरा हुआ जानवर आया, क्लियर, या फिर वुड आया, क्लियर, यानी कि वुड के लॉग आए यहाँ पे, तो अगर वो हमारे प्लांट में इंटर करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय करेंगे हमारी टैंकी वगैरह को, क्लियर। ये क्या होती हैं, ये टैंकी होती हैं, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन लगाई जाती है, बड़ी बड़ी जाली लगाई जाती है, अराउंड 10, अगर मैं बात करूं अराउंड यहाँ पे 50 मीटर जाली बड़ी लगाई जाती है, या फिर 10 to 20 मीटर जाली, कहीं पे छोटी जाली आपको दिखेगी, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑपरेशन वहाँ पे, क्लियर। तो इन चीज़ों को वहीं पे पकड़ा जाता है, फिर इनको कहीं पे डंप किया जाता है, क्लियर। तो ये हो गए लार्ज फ्लोटिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, चाहे इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो, इनको कहाँ पे पकड़ा जाता है, स्क्रीनिंग में, क्लियर। अब अंदर क्या जाएगा, अब अंदर खाली जाएंगे जो सस्पेंडेड है ना, छोटे छोटे, यहाँ पे लार्ज सस्पेंडेड वाले जो थे उनको हमने पकड़ा। अब जो छोटे छोटे सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक है ना, लाइक ग्रिट हो गया, सैंड हो गया, सैंड वगैरह जो है ना, वो इस जाली के अंदर जाएगी। अब वो किधर जाएगी, पहले वो जाएगी ग्रिट चैम्बर में, ग्रिट चैम्बर या फिर ग्रिट टैंक। तो ग्रिट चैम्बर या फिर ग्रिट टैंक किसके लिए होता है, ये होता है मेनली इसी के लिए, जो ग्रिट वगैरह आती है, ग्रिट मीनिंग यहाँ पे सैंड आएगी, यहाँ पे क्ले आएगा, तो इनको कहाँ पे डंप किया जाता है, तो ये यहाँ पे सेटल करेंगी, कहाँ पे, ग्रिट चैम्बर में। फिर जब ये सेटल करेंगी, जो वाटर होगा वो यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर इन चीज़ों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। फिर उसके बाद जो वेस्ट वाटर है ना, ये कहाँ पे जाएगा, ये सेटलिंग टैंक में जाएगा। सेटलिंग टैंक में अब और छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना, वो सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी सस्पेंडेड ऑर्गेनिक, यहाँ पे हो रहे थे सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक, कहाँ पे, ग्रिड चैम्बर में, बट यहाँ पे सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सेटल होंगे। आगे जाकर मैंने ये सब लिखाया है, आप खाली मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, क्लियर। तो वो यहाँ पे सेटल होंगे, क्लियर। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो यहाँ पे सेटल हो गए, इसके बाद जो वेस्ट
वाटर है ना वो इंटर करेगा यहाँ पे सेकेंडरी यूनिट्स में, लाइक यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, जिनको हम एरिएशन टैंक बोलते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद अगेन ये किधर जाएगा, ये सेकेंडरी टैंक में जाएगा, या फिर जिसको हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं या फिर क्लैरिफायर। तो देखिए यहाँ तक अब वेस्ट आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ वेस्ट जो है ना इसको इधर किधर लिया जाता है, इसको डाइजेस्टर में लिया जाता है। क्लियर। एंड जब वेस्ट किधर पहुंचा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, तो यहाँ पे भी कुछ वेस्ट जो है ना वो जो सेटल करेगा नीचे, इसको हम किधर लाएंगे, इसको हम लाएंगे डाइजेस्टर में। अब डाइजेस्टर में क्या होता है, तो देखिए डाइजेस्टर में इनको यहाँ पे रखा जाता है एट हाई टेम्परेचर अंडर एन एरोबिक कंडीशन। यहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है या फिर ब्रेक डाउन होता है किसका, सीवेज का फर्दर, या फिर हम बोलेंगे अब इसको स्लज, तो स्लज की यहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है ना वो कम होता है। फिर यहाँ से किधर हम ले जाएंगे, सैंड ड्राइंग बेड में। क्लियर। सैंड ड्राइंग बेड में जब यहाँ पे स्लज आएगी तो ये जो स्लज है ना इसको रखा जाता है सैंड ड्राइंग बेड में। देखिए ड्राइंग बेड क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे इसको सनलाइट में छोड़ा जाता है, फिर यहाँ पे जो सनलाइट है ना ये इस पे पड़ेगी, तो अगर इसमें और पानी वगैरह होगा वो बाहर निकलेगा। फिर ये जो स्लज यहाँ पे हमने फेंका था, फिर इसको यहाँ पे एज ए मैन्योर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ट्रक्स वगैरह आएंगी, ये इसको ले जाएंगी एंड इसको एज मैन्योर यूज़ करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हम पहुँचे। अब देखिए जब हम क्लैरिफायर में थे या फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में थे, तो यहाँ से अब इफ्यूलेंट जा रहा था, इफ्यूलेंट। क्लियर। यानी कि जो ट्रीटेड वाटर था या फिर ट्रीटेड वेस्ट वाटर था वो यहाँ से जाएगा एंड इसको हम ट्रीटेड वेस्ट वाटर को हम कहीं पे डंप करेंगे। अब इस ट्रीटेड वाटर को हम कहाँ पे डंप करेंगे, किसी लेक में या फिर किसी पॉन्ड में, पॉन्ड रिवर में। क्लियर। पॉन्ड रिवर वगैरह या फिर कोई भी वाटर बॉडी हो या स्पेशली रिवर्स में हम इसको डंप करेंगे। क्लियर। फिर ये जाके कहाँ पे गिरेगी, रिवर में। अब देखिए या तो हम डायरेक्टली रिवर में ले जाएंगे या फिर अगर कहीं जगह वाटर की स्कैरसिटी हो, क्या हो, वाटर की स्कैरसिटी यानी कि वाटर की कमी हो, स्पेशली हम जो फॉरेन कंट्रीज हैं ना वाटर, वहाँ पे वाटर की काफ़ी डिमांड होती है। क्लियर। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है ना, इंडिया में हम जनरली नेक्स्ट स्टेप नहीं करते हैं। हम जब सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से वेस्ट निकला, अब ये इसकी ट्रीटमेंट अच्छे से हुई है, इसको हम ले जाएंगे, अब कहाँ पे डंप करेंगे, रिवर में डंप करेंगे। क्लियर। बट होता क्या है, जो फॉरेन में होते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इसको फर्दर लिया जाता है कहाँ पे, एक और टैंक में, एंड वहाँ पे इसको इन्फेक्टेंट दिया जाता है, लाइक ओजोन हो गया, या फिर इसकी क्लोरीनेशन की जाती है। क्लियर। फिर यही वाटर पीने के लिए जाता है। क्लियर। या फिर ये किधर जाता है, फिर यही रिटर्न आएगा कहाँ पे, हमारे घर में। तो देखिए जो वाटर हमारे बाथरूम से जा रहा था वही हम फिर पीते हैं। क्लियर। ये होता है जो आप पीते हैं ना वाटर, ये यही होता है। क्लियर। बट इसमें काफ़ी ट्रीटमेंट की जाती है। क्लियर। बट स्पेशली इंडिया में ये नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो हमारे बाथरूम से वेस्ट निकलता है ना, फिर ये रिटर्न आता है कहाँ पे, हमारे घर में ही, थ्रू पाइप्स। यानी कि अब प्योर वाटर है ये, अब इसमें कोई भी खतरा नहीं है, इसमें कोई भी पैथोजन नहीं है, क्योंकि इसमें अब हमने डिसइंफेक्टेंट मिलाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे छोटी डायग्राम है, ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे एंड ये चीज़ें आप मेंशन करोगे। देखिए जब यहाँ से वेस्ट आया, क्लियर, ये आया वेस्ट, तो पहला जो यहाँ पे लगा होता है, तो पहले यहाँ पे क्या लगा होता है, दैट इज स्क्रीन। यानी कि पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखेगी। अब स्क्रीनिंग में क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में। लार्ज सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सबस्टांस जो है ना वो यहाँ पे रुकती हैं। क्लियर। या फिर लार्ज फ्लोटिंग मटीरियल। फिर इसके बाद वेस्ट वाटर किधर जाएगा, ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर में यहाँ पे जो भी सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक है ना उनको रिमूव किया जाएगा। क्लियर। ग्रिड चैम्बर के बाद किधर जाएगा वेस्ट, ये जाएगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। क्लियर। पीएसटी में यहाँ पे सस्पेंडेड ऑर्गेनिक जो है ना उनको रिमूव किया जाएगा एंड उनको किधर लिया जाएगा, उनको यहाँ पे स्लज डाइजेस्टर में लिया जाएगा। फिर यहाँ से जो रिमेनिंग सीवेज है ना वो किधर जाएगा, वो जाएगा ट्रिकलिंग फिल्टर में, देन एक्टिवेटेड स्लज में। यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगी एंड यहाँ पे क्या रिमूव होंगे, यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक रिमूव होंगे। उसके बाद किधर जाएगा, उसके बाद ये जाएगा किधर, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, एंड यहाँ पे क्या रिमूव होंगे, यहाँ पे सस्पेंडेड ऑर्गेनिक रिमूव होंगे। तो वो जो यहाँ पे सेटल कर जाएंगे ना, यहाँ पे भी देखिए प्राइमरी सेटलिंग टैंक एंड सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, इनको अब किधर लिया जाएगा, इनको लिया जाएगा
एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, यानी कि यहाँ पे ये जो स्लज है ना इसका फर्दर यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो रिड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह यहाँ पे किए जाते हैं। फिर यहाँ से सीवेज को किधर लिया जाएगा, या फिर स्लज को, इसको स्लज ड्राइंग बेड पे लिया जाएगा, यहाँ पे सुखाया जाएगा। फिर इसी को हम एज ए मैन्योर यूज़ करेंगे कहाँ पे, हमारे इरिगेशन में या फिर डिफरेंट पर्पज़ के लिए। क्लियर। एंड यहाँ से जो है ना अब यहाँ से प्योर वाटर जाएगा। एंड अगर हमें पीना है तो फर्दर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्दर यहाँ पे हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ऑपरेशन ऑफ रिमूवल, दो ऑपरेशन होते हैं, वन इज़ यूनिट ऑपरेशन, अनदर इज यूनिट प्रोसेस। खाली मैंने यहाँ पे उतना मेंशन किया है जितना एनसीईआरटी में बोला गया है, उससे बाहर मैंने नहीं यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि अगर उससे बाहर मेंशन करूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है जो सीवेज ट्रीटमेंट, खाली सीवेज ट्रीटमेंट 6 महीने का कोर्स होता है सिविल इंजीनियरिंग में। क्लियर। तो यूनिट ऑपरेशन, तो दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं रिमूवल के, यानी कि सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए। एक होता है यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन याद रखिएगा जहाँ पे फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व हो, लाइक स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, सेडमेंटेशन। तो यहाँ पे आपको यूनिट ऑपरेशन यानी कि फिजिकल फोर्स दिखेंगे, याद रखिएगा। यूनिट प्रोसेस, यूनिट प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे आप बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड्स यूज़ करो ताकि आप वाटर को क्लीन करो, लाइक ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया, ऑक्सीडेशन पॉन्ड हो गया, या फिर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ASP, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रीटमेंट। तो अभी जो हमने देखा अभी तक, दो ट्रीटमेंट जो होती है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि फ्रॉम स्क्रीनिंग टिल प्राइमरी सेडमेंटेशन टैंक, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। फिर फ्रॉम ट्रिकलिंग फिल्टर एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस टिल सेकेंडरी सेडमेंटेशन, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो याद रखिएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या आएगा, स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या आएगा, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज एंड सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब देखिए स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग में क्या हम रिमूव करते हैं, लार्ज फ्लोटिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ग्रिड चैम्बर में हम क्या रिमूव करते हैं, सैंड, ग्लास वगैरह। प्राइमरी सेडमेंटेशन में यहाँ पे हम रिमूव करते हैं सस्पेंडेड ऑर्गेनिक पार्टिकल। क्लियर। एंड वो जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं ना, वो कितने हम रिमूव करते हैं, 60 to 70%। एंड उनसे क्या होता है, हमारी जो BOD है ना वो रिड्यूस हो जाती है, कितनी, 30 to 35%, यानी कि जो ऑक्सीजन डिमांड है ना वेस्ट वाटर की वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि प्राइमरी सेडमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन याद रखिएगा, जनरली जो सीवेज होता है ना, सीवेज को हम तब तक ट्रीट करते हैं जब तक ना उसका जो BOD है ना वो कम हो जाए, यानी कि जो लिमिट रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि हम आगे देखेंगे, जब तक उस लिमिट के नीचे ना आए BOD वाटर का, यानी कि अगर वाटर का BOD काफ़ी ज़्यादा है, देखिए लिमिट क्या होती है, लिमिट होती है 30 ppm, यानी कि जो सीवेज होता है या फिर कोई भी वेस्ट वाटर होता है, इसका जो BOD है ना दैट शुड बी लेस देन 30 ppm, तब जाके हम इसको कहाँ पे फेंकेंगे, रिवर बॉडी में। अगर 30 से ज़्यादा है ना तब हमें क्या करना है, ट्रीट करना है, यानी कि सीवेज को हमें तब तक ट्रीट करना है जब तक ना BOD लेस देन 30 ppm हो जाए, या फिर इससे भी कम होना चाहिए। अगर इससे कम होगा दैट इज़ बेटर। एंड जो पीने का पानी होता है ना उसमें BOD 0 होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आएगा ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेट स्लज प्रोसेस। क्लियर। तो ये दोनों प्रोसेस में हम क्या रिमूव करते हैं, डिसॉल्वर्ड ऑर्गेनिक। तो ये होते हैं बायोलॉजिकल मेथड। जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है ये होता है अटैच कल्चर, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह उनको यूज़ किया जाता है। फिर बैक्टीरिया जो होता है ना ये अटैच करता है अपने अपने साथ जो भी यहाँ पे गंदगी होती है ना इसको अटैच करता है, फिर यहाँ पे सेटलिंग वगैरह होती है, उतना आपको जानना नहीं है। एक्टिवेट स्लज प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं ना उनको ट्रीट किया जाता है यूजिंग एयर एंड बायोलॉजिकल फ्लॉक। क्लियर। जो कि बनी हुई होती है बैक्टीरिया एंड अलगे की। क्लियर। तो जो फ्लॉक्स वगैरह होती है ना वो बनती है, फिर उनके साथ जो वेस्ट वगैरह है ना वो टाइड अप हो जाता है, फिर इनकी सेटलिंग वगैरह होती है। क्लियर। देन यहाँ पे सस्पेंडेड, ये होता है सस्पेंडेड कल्चर। कौन, ESP, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंशन होता है यानी कि नीचे आ जाता है, बट ये होता है अटैच कल्चर, यहाँ पे अटैचड रहते हैं। देन जनरली अगर हम ASP की बात करें तो ये होता है एरोबिक हिट, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं दे आर एरोबिक हिटेरोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन यहाँ पे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक देखिए यहाँ पे, अब हम कहाँ पे पहुँचे, एरिएशन टैंक, यानी कि एरिएशन टैंक में क्या क्या आता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड ट्रिकलिंग फिल्टर।
अब इसके बाद हम किधर पहुँचे, हम पहुँचे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक या यहाँ पे क्लैरिफायर में। तो यहाँ पे जनरली जो डेड बैक्टीरिया वगैरह है ना वो यहाँ पे सेटल करते हैं, क्लियर। फिर हम इस सीवेज को किधर ले जाते हैं, डाइजेस्टर में, क्लियर। फिर डाइजेस्टर से सीधा किधर, यहाँ पे स्लज ड्राइंग बेड में। एंड फर्दर अगर हमें अब टेरिशरी ट्रीटमेंट करनी है, टेरिशरी ट्रीटमेंट में आएगा यहाँ पे डिसइंफेक्ट, यानी कि अगर हमें वाटर को क्या करना है, अगर हमें ये वाटर जो सीवेज का था जिसकी हमने ट्रीटमेंट की, अब अगर इसी को हमें पीने के लिए यूज़ करना है, क्लियर। यानी कि जो फीसेस वगैरह थे उनको हमने रिमूव किया, अब ये क्लीन हो चुका है। अब अगर फर्दर इसको पीने के लिए यूज़ करना है तो हम यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। एंड जनरली ये इंडिया में नहीं किया जाता है, बाकी कंट्रीज़ में किया जाता है, क्योंकि ये जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, क्लियर। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। अब देखिए डिसइंफेक्शन, क्योंकि ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं इनको भी पूछा जा चुका है, क्लियर। डिसइंफेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना उनकी किलिंग की जाती है, उनको मारा जाता है, क्लियर। अब कैसे मारा जाता है, या तो हम वाटर में क्या देंगे, आयोडीन ब्रोमीन, या फिर KMnO4 देंगे, या फिर लाइम देंगे, या फिर UV रेज देंगे, या फिर ओजोन अप्लाई करेंगे, या फिर क्लोरीन एंड क्लोरो अमाइंस हम यूज़ करेंगे। एंड जो लास्ट वन होता है दैट इज़ क्लोरीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर वार वगैरह है ना, अगर वार वगैरह में क्या होता है, देखिए अगर किसी कंट्री में वार चल रहा है, क्या चल रहा है, वार चल रहा है, तो वार के कारण क्या होता है, वहाँ पे धुआं वगैरह, तो ईयर जो है ना वो ईयर की क्वालिटी काफ़ी डिक्रीज होती है। फिर वही धुआं किधर जाता है, फिर जब बारिश पड़ती है तो जो वाटर होता है ना वो पूरा कंटेमिनेटेड होता है, क्लियर। तो जो वाटर है ना वो आपको ब्लैकिश दिखेगा, क्या दिखेगा, ब्लैकिश दिखेगा। तो क्लोरीनेशन, अगर वारफेयर चल रहा है तो यहाँ पे खाली एक ही ट्रीटमेंट हमें देनी है, दैट इज़ क्लोरीनेशन, बाकी कोई भी ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी है। तो इसलिए क्लोरीनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एंड ये लास्ट ट्रीटमेंट दी जाती है, क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे स्लज रजिस्टर। देखिए अब स्लज रजिस्टर में क्या होता है, ये भी NCERT में मेंशन किया हुआ है। तो स्लज रजिस्टर जो होता है यहाँ पे देखिए, तो ये करेगा रिसीव कहाँ से, एक तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से PST, दूसरा यहाँ पे क्लैरिफायर, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेडमेंटेशन टैंक। तो इन दोनों से ये स्लज को रिसीव करेगा, देखिए यहाँ पे स्लज आएगा इधर एंड इधर से इधर आएगा, क्लियर। एंड ये क्या करता है, वर्क अंडर एन एरोबिक कंडीशन, यानी कि यहाँ पे ईयर वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, क्लियर। एंड यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस होता है बाय एन एरोबिक ब्रेक डाउन और डाइजेशन ऑफ बायोमास। बायोमास मीनिंग जो स्लज वगैरह यहाँ पे आया। एंड ये किनकी वजह से यहाँ पे पॉसिबल होता है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पे एन एरोबिक ब्रेक डाउन या फिर यहाँ पे डाइजेशन करते हैं, तो उनका नाम क्या होता है, दैट इज़ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया या फिर मेथेनोजेंस। एग्जाम्पल इज मेथेनोबैक्टीरियम, क्लियर। ये NCERT में मेंशन किए गए हैं, तो ये रहते हैं। तो बायोगैस होता क्या है, एक्चुअली बायोगैस जो होता है ना, यहाँ पे अब बायोगैस बनेगा, यहाँ पे चैम्बर वगैरह होता है, ऊपर से यहाँ पे गैस रिलीज होता है तो उसको कलेक्ट किया जाता है फिर, क्लियर। तो बायोगैस क्या होता है, बायोगैस में आपको CH4 दिखेगा, मैक्सिमम आपको CH4 दिखेगा, मीथेन, देन CO2 दिखेगा, देन H2S वगैरह इसमें दिखेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि बायोगैस में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सीवेज ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे बात यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की। जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ये होता है रिलेटिव मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि वाटर में कितना ऑक्सीजन यहाँ पे डिसॉल्व्ड है उसको हम बोलते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जनरली जो सोर्स होता है दैट इज रीएरिएशन एंड अलगल फोटोसिंथेसिस। देखिए ये है कोई लेक या फिर वाटर बॉडी वगैरह, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। अब ये जो वाटर बॉडी है ना, ये है वाटर, जो मैंने यहाँ पे ब्लू से बनाया, ये है वाटर। तो बाहर क्या होगा, CO2। तो CO2 का कांटेक्ट होगा किसके साथ, यहाँ पे CO2 या फिर ऑक्सीजन होगा बाहर। तो इनका कांटेक्ट किधर होगा, ऊपर की लेयर के साथ, यानी कि ऊपर जो वाटर की लेयर होगी इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का कांटेक्ट होगा यहाँ पे। तो इसके कारण क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ना ये इंटर करेगा वाटर बॉडी में, तो इसको हम बोलेंगे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। या फिर यहाँ पे अलगे वगैरह होंगे नीचे, कहाँ पे, वाटर बॉडी में, यहाँ पे अलगे होते हैं ना। तो ये जो अलगे हैं ना ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि पानी में मिलेगा। तो ये होते हैं सोर्स ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से आता है, एक तो आता है रीएरेशन से, यानी कि ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दूसरा आता है ये अलगल फोटोसिंथेसिस के कारण। देखिए जो ट्रीटेड सीवेज होता है, क्लियर, यानी कि जो हमने यहाँ पे सीवेज जो है ना जिसको हमने ट्रीट किया,
यहाँ पे जिसको हमने ट्रीट किया, तो इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे समझिए, ये वाली डायग्राम में मैंने आपको मेंशन किया कि इंडिया में हम ये वाला स्टेप नहीं करते हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट सीवेज को अब किधर ले जाएंगे, किसी वाटर बॉडी में फेंकेंगे। क्या फेंकेंगे, वाटर बॉडी में। यहाँ पे देखिए ये जो सीवेज आ रही है ना, ये किधर आ रही है, ये वाटर बॉडी में जा रही है। क्लियर। अब ये जो सीवेज वाटर बॉडी में जा रही है जिसकी हमने ट्रीटमेंट की, इसका जो बीओडी है ना, दैट शुड बी लेस देन 30 ppm। यानी कि अगर 30 ppm है तब जाके हम इस सीवेज को अब किधर डंप करेंगे, ट्रीटेड सीवेज को वाटर बॉडी में डंप करेंगे। तो देखिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कहानी यहाँ पे। तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, देखिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सॉलिड है ना इसी सीवेज में, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ताकि वो ऑक्सीडाइज करें एंड वो स्टेबल बने। क्लियर। यानी कि फर्दर वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। देखिए अगर इस सीवेज में बीओडी हाई है, अगर इस सीवेज में बीओडी हाई है एंड अगर इसी सीवेज को हम डिस्पोज करेंगे वाटर बॉडी में, तो इसके कारण क्या होगा, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना वाटर बॉडी का, वो होगा कम। यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अब वाटर बॉडी विल डिक्रीज, देयरफॉर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना अगर वो डिक्रीज कर गया तो वहाँ पे आपको काफ़ी परेशानी दिखेगी कहाँ पे, एक्वेटिक लाइफ में। एंड अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, दैट शुड बी 4 mg पर लीटर और 4 ppm। यानी कि इतना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होना ही होना चाहिए वाटर में। यानी कि जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है ना, अगर मैं नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर की बात करूँ जो हम पीते हैं, उसमें होता है अराउंड 6.5 mg पर लीटर ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। यानी कि उसमें ऑक्सीजन होता है ना, फिर वो हमारे कहाँ पे, हमारी बॉडी में जाता है। क्लियर। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होना चाहिए वाटर में। क्लियर। 4 mg पर लीटर। यानी कि अब अगर बीओडी ज़्यादा है वाटर बॉडी का, उसके कारण क्या होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा। क्लियर। इसलिए हम चाहते हैं कि बीओडी कम से कम हो, यानी कि ऑक्सीजन डिमांड जो है ना ऑर्गेनिक सॉलिड्स की वो कम होनी चाहिए। देखिए मोर डीओ इन वाटर बॉडी मोर क्लीन। यानी कि अगर डिसॉल्व्ड सॉरी, अगर इस वाटर बॉडी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा है तो ये क्या होगी, क्लीन होगी। अगर इस बॉडी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है तो ये क्या होगी, ये लेस क्लीन होगी, यानी कि ये पॉल्यूटेड होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड ये वैल्यू भी याद रखिएगा, स्टाफ सिलेक्शन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे बीओडी। अब बीओडी क्या होती है, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अभी हमने देखा अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन required to oxidize biodegradable organic matter present in sewage under aerobic condition by biological means। तो इसको हम बोलते हैं बीओडी। देखिए हमने देखा जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक थी, तो यहाँ से सीवेज निकल रही थी, इसको अब हम किधर डंप करेंगे, इसको अब हम रिवर में डंप करेंगे। क्लियर। इसको अब हम रिवर में डंप करेंगे। ये है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक एंड ये है ट्रीटेड सीवेज। इसको अब किधर हम डंप करेंगे, रिवर में डंप करेंगे। देखिए रिवर में क्या है, रिवर का अपना डीओ है, यानी कि इसका अपना डीओ है। क्लियर। एंड ये जो सीवेज है ना, इसमें अभी ऑर्गेनिक सॉलिड हैं, उनमें क्या होगा, उनकी बीओडी होगी, यानी कि उनकी ऑक्सीजन डिमांड होगी, यानी कि वो ऑक्सीजन चाहेंगे। क्या चाहेंगे, ऑक्सीजन, ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। एंड जब इसमें ये जो सॉलिड हैं इनकी ऑक्सीजन डिमांड है, जब इसको हम फेंकेंगे किधर, वाटर बॉडी में, इस सीवेज को किसी रिवर में, तो जो डीओ है ना, जो वाटर में ऑक्सीजन है, ये इसको ले जाएंगे, ये इसको कंज्यूम करेंगे। यानी कि जो सॉलिड है ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे एंड जो डीओ है ना वाटर बॉडी का, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। बट एक इंजीनियर को, स्पेशली एक सिविल इंजीनियर को या फिर एक पीएचई इंजीनियर को ये ध्यान रखना होता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये ऐसे नहीं की जाती है, ऐसे ही। क्लियर। यहाँ से इधर लिया, वहाँ से इधर लिया, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है। डीओ को मेजर करना होता है, बीओडी को मेजर करना होता है, इसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। क्लियर। वहाँ पे आपको नहीं जाना है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बीओडी एंड डीओ की कहानी यहाँ पे। देखिए बीओडी इज एन इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन इन वाटर। यानी कि अगर बीओडी ज़्यादा तो पोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि डीओ क्या होगा, कम। बीओडी अगर कम होगा, पोल्यूशन क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, उसमें बीओडी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसमें बीओडी नहीं होना चाहिए। क्लियर। क्योंकि बीओडी क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पोल्यूशन को। एंड जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना ड्रिंकिंग वाटर का, दैट इज 6.5 mg पर लीटर। यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, बट बीओडी 0 होना चाहिए। क्लियर। एंड जो बीओडी ऑफ सीवेज है ना, वो कितना होता है, दैट इज लेस देन 30 mg पर लीटर बिफोर डिस्पोजल इन नेचुरल वाटर। यानी कि देखिए यहाँ पे हमने सीवेज लाया, देखिए यहाँ पे हमने सीवेज लाया, आफ्टर ट्रीटमेंट, जितनी भी ट्रीटमेंट प्लांट में मैंने वहाँ पे स्टेप मेंशन किए, फाइनल
ट्रीटमेंट के बाद अब हमें इसको कहाँ पे ले जाना है, कहाँ पे, किसी रिवर में फेंकना है। तो इस रिवर में फेंकने के लिए इसमें क्या होंगे, अभी कुछ सॉलिड होंगे, ऑर्गेनिक सॉलिड। तो इनकी अभी ऑक्सीजन डिमांड होगी बीओडी, बट वो जो बीओडी होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 30 mg/लीटर, तब जाके हम इसको डंप करेंगे यहाँ पे। क्लियर। फिर यहाँ पे धीरे धीरे जितना हम आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लीन वाटर, यहाँ पे हमने सीवेज फेंका, देखिए यहाँ पे कितनी पोल्यूशन क्रिएट होगी। आगे जाकर देखिए फिर यहाँ पे क्लीन होगा खुद ब खुद। क्लियर। इसको हम बोलते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर। क्लियर। ये खुद को फिर प्योर करता है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे बीओडी करूँ, एनसीईआरटी में मेंशन किया है इसको। देखिए यहाँ पे समझिए बीओडी करूँ को। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये रेड जो है ना, ये इंडिकेट करता है किसको, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को। इनिशियली जब हमने यहाँ से देखिए ये वाली डायग्राम को भी, इनिशियली अभी हमने वाटर बॉडी में कुछ नहीं फेंका है, यानी कि अभी हमने कुछ नहीं फेंका है, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मीनिंग ये जो नदी है ना ये क्लीन होगी, अभी हमने इसमें कुछ भी डंप नहीं किया है। क्लियर। सीवेज अभी हमने डंप नहीं किया है, तो ये जो नदी होगी या फिर रिवर होगा ये क्लीन होगा। क्लियर। तो देखिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तो अभी जो ऑक्सीजन डिमांड है दैट इज़ ज़ीरो। फिर जब हमने यहाँ पे वेस्ट को डंप किया, देखिए अब हमने वेस्ट को यहाँ पे फेंका, देखिए ब्लैक कलर जो आपको दिख रहा है, तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना ये धीरे धीरे कम होगा, एंड जो बीओडी है ना ये इंक्रीज होगा। बीओडी क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि इसमें जो सॉलिड वगैरह थे, सॉलिड, अब ये जो सॉलिड जब वाटर के साथ मिले तो वाटर का डीओ ये ले जाएंगे, यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन यूज़ करेंगे ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए। एंड धीरे धीरे जब ये आगे आगे जाएंगे, आगे जाकर यहाँ पे जो सीवेज है ना वो अब प्योर होगी, यानी कि सीवेज मीनिंग यहाँ पे ये जो नदी रिवर है, यहाँ पे ये जो सीवेज है ये इसमें डिस्पर्स हो जाएगी, एंड ये रिवर आपको फिर से क्लीन यहाँ पे दिखेगा। तो यही इंडिकेट करता है। तो इनिशियली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा, जब हम बीओडी मिलाते हैं तो बीओडी की अपोजिट बिल्कुल यहाँ पे जो डीओ है ना वो फॉल करता है इनिशियली। फिर जब बीओडी कम हुआ, धीरे धीरे जितना हम आगे जाएंगे स्ट्रीम में, तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना वो बढ़ता जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे भी करू मेंशन किया है, बट इसने यहाँ पे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना इसको ब्लू में मेंशन किया है। तो देखिए इनिशियली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा मीनिंग यहाँ पे जो नदी है दैट इज़ क्लीन। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बीओडी जो होगा दैट इज़ ज़ीरो, यहाँ पे बीओडी ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे हमने सीवेज फेंकी, इसमें क्या है, सॉलिड, ऑर्गेनिक सॉलिड, उनकी क्या है बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या चाहेंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने इधर फेंका तो यहाँ पे गंदगी यहाँ पे वगैरह दिखी आपको, एंड इवन यहाँ पे इसमें डिफरेंट जोन बनते हैं, डिकम्पोजिशन जोन, सेप्टिक जोन, रिकवरी जोन, क्लीन जोन, यानी कि फिर आपको अब आगे जाकर क्लीन वाटर दिखेगा। देखिए यहाँ पे फिशेस की डेथ होती है, जैसे ही हमने यहाँ पे डंप किया ना वेस्ट को, तो यहाँ पे फिशेस वगैरह जो हैं इनकी डेथ होती है। क्लियर। फिर आगे जाकर जितना हम आगे जाएंगे तो ये जो वेस्ट है ना ये डिस्पर्स हो जाएगा, इसमें मिलेगा, इसमें फैलेगा, इसमें फिर आगे जाकर आपको अगेन क्लीन वाटर दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लीन वाटर मीनिंग यहाँ पे डीओ इंक्रीज होगा, बीओडी ज़ीरो होगा। तो ये था फंडा सीवेज ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट है यहाँ पे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो होता है ये होता है पोल्यूशन किस में, एयर में, वाटर में या फिर सॉइल में, किन के कारण, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के कारण। देखिए ये है रेडियो एक्टिव मटीरियल जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, लाइक रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। क्लियर। जिनसे हम डिफरेंट केमिकल बनाते हैं या फिर जो हथियार वगैरह है ना वो बनाए जाते हैं। अब ये जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है इट में बी नेचुरल और इट में बी मैन मेड। नेचुरल कॉस्मिक रेज से, यानी कि जो कॉस्मिक रेज आती हैं, क्लियर, हमारे इन्वायरमेंट से जो कि सॉरी किधर रीच आउट करना चाहती है, अर्थ तक, तो उनके कारण क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। या फिर इसमें आता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो कि वो रेडिएशन जो कि निकलती है किन के न्यूक्लियस से, जो कि प्रेजेंट होती हैं रॉक्स में, सॉइल, वाटर वगैरह में, लाइक रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम, रेडॉन, पोटेशियम 40, कार्बन 14, ये क्या होते हैं, ये होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्लियर। तो इनके कारण क्या होता है, इनके कारण रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है मैन मेड। मैन मेड पॉल्यूटेंट्स, जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हैं ना वो कहाँ से निकलते हैं, वो मेनली आपको दिखेंगे फ्रॉम एटॉमिक रिएक्टर। क्लियर। या फिर जो एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वहाँ पे आपको ये दिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे कुछ रिगार्डिंग रेडियो एक्टिव
आइसोटोप्स यहाँ पे। पहला है यहाँ पे आर्सेनिक 74। तो आर्सेनिक 74 यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट ट्यूमर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार काफ़ी पेपर्स में पूछा जा चुका है। क्लियर, टू डिटेक्ट ट्यूमर्स। सोडियम 24 ये क्या करता है, डिटेक्ट ब्लड क्लॉटिंग। कोबाल्ट 60 कहाँ पे यूज़ होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में। क्लियर, यानी कि कैंसर डिटेक्ट करने में या फिर ट्रीट करने के लिए कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। आयोडीन 223 तो ये भी कैंसर थेरेपी में यूज़ होता है। यूरेनियम 235 आई होप आपने फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ी होगी। क्लियर, कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है रिएक्टर में, एटॉमिक रिएक्टर में एज ए फ्यूल। आयोडीन 131 इसके कारण क्या होता है, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, थायराइड कैंसर, स्टेरिलिटी, डिफेक्टिव आईसाइट। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल किसका, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का। पहला यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट्स होती हैं या फिर सबस्टांस होती हैं उनको हमें प्रॉपरली क्या करना होगा, उनको हमें प्रॉपरली स्टोर करना होगा। यानी कि जहाँ पे हम इनको स्टोर करेंगे वो होने चाहिए, उनमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा लीकेज हुआ ना तो ये काफ़ी खतरनाक बनते हैं। क्लियर, एंड दूसरा प्रोडक्शन यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उनमें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर यहाँ पे प्रोटेक्टिव गारमेंटिंग होनी चाहिए। क्लियर, एंड साथ ही में जो एटॉमिक वेपन्स हैं या फिर एक्सप्लोजन्स हैं ना, इनको हमें क्या करना चाहिए, इनको हमें डिक्रीज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है इट मस्ट बी चकर्ड, क्योंकि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर, कंट्रोल मीनिंग यहाँ पे, क्योंकि इसके कारण जो डिफरेंट डिजीज होती हैं ना उनको आप क्योर नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखिएगा, इसके कारण जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है ना, इसके कारण जो भी डिजीज होती हैं ना वो अभी तक क्या है, उनका अभी तक कोई भी क्योर नहीं मिला है। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए इट मस्ट बी चकर्ड। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है ना ये इसको चेक करना ही करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्मल पोल्यूशन। अब थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये है यहाँ पे कोई थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पोल्यूशन होता है राइज इन टेम्परेचर ऑफ ईयर या फिर वाटर बॉडी। क्लियर, ये है ईयर यहाँ पे, ये है वाटर बॉडी। क्लियर, किसके कारण, ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ, या फिर यहाँ पे जो मटेरियल निकलेंगे उनके साथ हीट एसोसिएट होगी अगर उनको हम डंप करेंगे वाटर में, तो इसके कारण क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन। देखिए, अब अगर ये जो मटेरियल यहाँ पे हमने निकाले इनको हम डंप करेंगे किसी रिवर या फिर वाटर बॉडी में, तो वहाँ पे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होगी। क्लियर, क्योंकि इनमें क्या होती है, इनमें काफ़ी ज़्यादा हीट होगी। तो जब इनमें हीट होगी तो जो बीओडी कंटेंट है ना वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा, इनकी पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगा, कम यहाँ पे, इनकी ऑक्सीजन डिप्लीशन इंक्रीज, फिशेस डाई, प्लांट डेथ वगैरह, फूड चेन, इन सब की क्या होगी, यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अदर इफेक्ट्स क्या हैं थर्मल पोल्यूशन के, इट कैन कॉज कैंसर एंड बर्थ इफेक्ट्स। यानी कि अगर यहाँ से आप पानी पियेंगे या फिर ये वाला ईयर आप पियेंगे तो यहाँ से कैंसर होने के चांस ज़्यादा है एंड बर्थ इफेक्ट्स होंगे। क्लियर, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स। खाली आपको नाम यहाँ पे याद रखने हैं कंट्रोल मेजर्स में। पहला यहाँ पे कूलिंग टावर, देखें यहाँ पे ये है कूलिंग टावर यहाँ पे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे हॉट एयर या फिर हॉट वेस्ट वगैरह निकलते हैं तो उनको हम पास करते हैं किन में, कूलिंग टावर्स में, फिर उनकी यहाँ पे कूलिंग वगैरह होती है, देन यू कैन डंप देम। देन स्प्रे टावर्स। स्प्रे टावर्स में क्या होता है, यहाँ पे ये जो वेस्टेज वगैरह है ना इनको स्प्रे किया जाता है। देखिए ये है नोजल, यहाँ पे इनको स्प्रे किया जाता है विथ वाटर वगैरह, तब जाके ये कूल हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कूलिंग पॉन्ड। कूलिंग पॉन्ड में क्या किया जाता है, ये जो वेस्ट वगैरह है ना इनको छोड़ा जाता है कूलिंग पॉन्ड में, फिर यहाँ पे इनकी क्या होती है, नेचुरल कूलिंग होती है। तो मेनली आपको याद रखना है थर्मल पोल्यूशन में यहाँ पे हीट इन्वॉल्व होती है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सॉरी, लेट मी टेक वाटर फर्स्ट, फिर हम देखेंगे यहाँ पे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन। आप देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ह्यूमन वेस्ट काज वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन जो होता है ना वहाँ पे हम इंडिकेटर, मैंने बोला था आपको मेंशन किया था, तो वो किसको हम करते हैं, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को, स्पेशली ई कोलाई को। क्लियर, दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन इन वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बीओडी। तो बीओडी जो होता है दैट इज इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि अगर बीओडी ज़्यादा, पोल्यूशन ज़्यादा, बीओडी ज़्यादा, क्लियर, दैट मीन्स पोल्यूशन ज़्यादा, तो दैट मीन्स जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा वाटर बॉडी का वो कम होगा। बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दी वाटर विल कॉज डाइजेस्ट इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। तो इसके कारण क्या होगा, जो
इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, वहाँ पे डिसीज होंगे। किनके कारण? जो बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वाटर में, वो काज करते हैं डिफरेंट इंटेस्टाइनल डिसीज। नेक्स्ट, डाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो एक्वेटिक लाइफ की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है? दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्लियर? क्योंकि अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा तो वो किसके कारण कम होगा? अगर बीओडी ज़्यादा होगा। क्लियर? तो उसके कारण क्या होगा? एक्वेटिक लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। तो कौन सी डिजीज यहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर के कारण है यहाँ पे? तो देखिए, गार्डियसिस, डेंगू, एमोबाइसिस, टाइफाइड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो गार्डियस है ना ये होती है, एमोबाइस भी होती है, देन अगर हम टाइफाइड की बात करें तो ये भी होती है। तो ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। तो नेचुरल एजिंग ऑफ लेक किसको हम बोलते हैं? यूट्रॉफिकेशन को बोलते हैं। नेक्स्ट, द परमिसिबल लिमिट ऑफ पीएच फॉर पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर में कितना पीएच होना चाहिए? 6.5 टू 8.5, बट यहाँ पे 8.5 ऑप्शन नहीं है, तो 6.5 टू 9 भी चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल पैरामीटर ऑफ लेक। तो फिजिकल पैरामीटर ऑफ लेक या फिर वाटर बॉडी आपको बताना है। फिजिकल पैरामीटर कौन सा है यहाँ पे? बीओडी, पीएच, हार्डनेस, टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी जो होता है दैट इज फिजिकल पैरामीटर। बीओडी, पीएच, हार्डनेस ये क्या है? ये है केमिकल पैरामीटर। दिस सर्टन पार्ट्स ऑफ वाटर बॉडीज कंटेन मोर नंबर ऑफ अलगे। दिस इज बिकॉज। क्लियर? यानी कि अलगे का होना ये किसके कारण होता है? ड्यू टू फेवरेबल एनवायरनमेंट? नो, ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रंट्स इन वाटर। तो ये किसके कारण होता है? ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रंट्स इन वाटर। यानी कि न्यूट्रंट्स मीनिंग जो फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, इनके कारण क्या होती है? इनके कारण यूट्रॉफिकेशन होती है। यूट्रॉफिकेशन मीनिंग अलगल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि अलगल ब्लूमिंग होती है। तो अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए जाए, फॉस्फोरस या नाइट्रोजन, तो फॉस्फोरस टिक करके आइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, बीओडी इज एन इंडिकेटर ऑफ विच पोल्यूशन? एयर, नॉइस, इक्वेटिक एनवायरनमेंट, थर्मल पोल्यूशन। तो ये रहता है किसका इंडिकेटर? इक्वेटिक। इक्वेटिक मीनिंग यहाँ पे वाटर पोल्यूशन का। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर थर्मल पोल्यूशन? तो थर्मल पोल्यूशन का हमें यहाँ पे मेन रीजन देखना है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इंक्रीज इन केमिकल यहाँ पे कॉन्टेंट्स इन वाटर, हॉट वाटर रिलीज्ड बाय पावर प्लांट इंडस्ट्रीज। तो थर्मल पोल्यूशन में मैंने आपको मेंशन किया कि ये रिलेटेड टू हीट है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोल मेजर फॉर थर्मल पोल्यूशन? यहाँ पे कौन सा कंट्रोल मेजर नहीं है थर्मल पोल्यूशन में? कूलिंग पॉन्ड बिल्कुल है, स्प्रे टावर बिल्कुल है, कूलिंग टावर बिल्कुल है। जो स्लज एस्टर है ना ये नहीं है, क्योंकि स्लज एस्टर हमने कहाँ पे देखा? ये हमने देखा सीवेज ट्रीटमेंट में। क्लियर? जहाँ से हम स्लज लेते हैं फ्रॉम पीएसटी एंड एसएसटी। क्लियर? नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन ऑन एक्वेटिक लाइफ इज दैट। तो एक्वेटिक लाइफ पे क्या इफेक्ट है थर्मल पोल्यूशन का? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ स्ट्रीम इंक्रीज? नो। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ स्ट्रीम डिक्रीज? तो डीओ जो होगा वो फॉल करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉट्स? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस आइसोटोप को यूज किया जाता है? दैट इज सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी? तो कैंसर थेरेपी में हम किसको यूज़ करते हैं? तो कैंसर थेरेपी में हम यहाँ पे रेडियम को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। जितने भी पोल्यूशन के टॉपिक थे उनको हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे आगे जाकर हम लाएंगे आपके लिए ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक, एंड साथ ही में फिर हम लाएंगे अगर टाइम मिला तो एक मैराथन सेशन लाएंगे जहाँ पे अराउंड 200 MCQs ऑफ इन्वायरमेंट हम आपके लिए लाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।